एंड रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, इसके बाद बैंकिंग को स्टार्ट करना है। तो फटाफट सबसे पहले डालेंगे रेवेन्यू यानी राजस्व क्या होता है। सबसे पहले आप डालेंगे राजस्व क्या होता है, राजस्व क्या होता है। देखिए ये है कैसे उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो आप किसी मार्केट की बात करते हैं, सबसे पहले मार्केट की बात करें, ठीक है। यू टॉकिंग अबाउट मार्केट, मार्केट यानी बाजार क्या होता है, बाजार एक स्थान होता है जहाँ पर व्यापार किया जा सके। मार्केट से बेस है ट्रेड, जहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। व्यापार किस चीज से होता है, अगर आपको व्यापार करना है, व्यापार किस चीज से होता है, व्यापार करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की आवश्यकता होती है। या तो आप गुड्स का व्यापार करेंगे या आप सर्विसेज का व्यापार करेंगे, तो या तो गुड्स का या सर्विसेज का, इन दोनों में से किसी का व्यापार करो, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है, सेवा होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद मार्केट में इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने के बाद ट्रेड को अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एक ये होता है कि हमें ट्रेड मतलब ये होता है, ठीक है, ट्रेड मतलब ये होता है। लेकिन बात क्या आती है, सारी बात ये आती है ट्रेड कब तक कंटिन्यू रख सकता है। मैं ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए, इसको चालू या संचालित रखने के लिए, इसको संचालित, इसको कंटिन्यू रखने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ कंडीशंस होती हैं जो डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती हैं, उसके बारे में बात करनी होती है। डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती हैं, जो आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है, मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, ठीक है सर। इसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, मांग आपूर्ति क्या होता है। लेकिन इस सब की बात एक बात शुरू होती है मार्केट से रिलेटेड किसी तौर पर, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जब मार्केट के अंदर व्यापार करोगे, किसी वस्तु को बेचोगे, तो वस्तु को बेचने पर सर दो फैक्टर और बनते हैं मार्केट से। क्या सर, एक रेवेन्यू बनता है, एक कॉस्ट बनता है। एक रेवेन्यू बनता है, एक कॉस्ट बनता है। और छोटे छोटे टॉपिक हैं, 2 4 मिनट 10 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर हम बैंक को स्टार्ट करेंगे। तो सर समझ लीजिए आज का टॉपिक हमारा शुरुआत इस टॉपिक से कर रहे हैं। टुडेस टॉपिक इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू। पहले आज का टॉपिक फर्स्ट जो है कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्यों कॉस्ट एंड रेवेन्यू पढ़ना जरूरी है, देखो जब आप मार्केट के अंदर किसी वस्तु की डिमांड देखते हैं, किसी वस्तु की सप्लाई देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु को बनाने में कोई लागत जरूर लगती है, और जब उसको बेचा जाता है तो उससे कोई रेवेन्यू प्राप्त होता है, ठीक है। हिंदी में उसको लागत वैराजस, लागत वैराजस, वैराजस इसको बोलते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लागत वैराजस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए रेवेन्यू, सबसे पहले हेडिंग आप डाल लीजिए रेवेन्यू, हेडिंग आप डाल लीजिए राजस्व, हेडिंग आप डाल लीजिए। अब राजस्व क्या होता है, धन की प्राप्ति अगर आपको होती है तो वो चीज कहलाती है राजस्व। आज आपको धन की प्राप्ति होती है तो राजस्व, इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट्स है, इन वस्तु बेचने से प्राप्त धन आपका राजस्व कहलाता है। वस्तु बेचने से प्राप्त धन आपका राजस्व कहलाता है। दोबारा बताऊं, वस्तु बेचने से प्राप्त धन और राजस्व कहलाता है, राजस्व होता है। टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर, टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर, टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ए प्रोडक्ट, टोटल मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट, आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेवेन्यू, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, जैसे सर इसका प्रकार क्या होता है, रेवेन्यू के प्रकार क्या होते हैं। देखो रेवेन्यू के प्रकार होते हैं, एग्जाम में आपसे सवाल आएगा, व्हाट आर द डिफरेंट रेवेन्यू, एंड लिखने से किस प्रकार रेवेन्यू होती है, तो इसके समझिए सबसे पहले एक इसके अंदर टोटल रेवेन्यू, एक इसके अंदर आपको देखने को मिलता है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू को समझिए, इसके अंदर फाइंड की बात करूं तो सबसे पहले आपको टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता है, टोटल रेवेन्यू यानी कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू यानी कुल राजस्व, ठीक है, टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू यानी औसत राजस्व, और एक कंडीशन बनती है मार्जिनल राजस्व, मार्जिनल रेवेन्यू, नॉट रेवेन्यू, इसको बोलते हैं सीमांत राजस्व, राजस्व। इसमें कंडीशन समझिए क्या कैसे अब काम करता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, आपके पास कुछ वस्तु थी, आपके पास कुछ वस्तु थी, वो वस्तु आपने बेच दी, उससे जितना भी राजस्व प्राप्त हुआ वो आपका कुल राजस्व कहलाता है। इसको टीआरएम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी आपके पास जो वस्तु थी, कुल वस्तुएं बेचने पर, कुल वस्तु बेचने पर प्राप्त धन क्या कहलाएगा, आपका कुल राजस्व कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय टीआरएम, टीआरएम इसको टीआरएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू, कुल और जितना भी आपको प्राप्त हो रहा है, कुल बेचने पर जो वस्तु प्राप्त होगी, कुल राजस्व, कुल राजस्व हो जब कुल वस्तु से भाग दें, कुल वस्तु से भाग दें, भाग दें, तो ये स्थिति आपकी एवरेज रेवेन्यू को क्लियर करती है। इसको शो किया जाता है एवरेज रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समझिए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो टीआरएम बटे टोटल जितनी भी आपकी वस्तु थी, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, आराम से जवाब दे पाएंगे। एक एग्जाम में सवाल आता है काफी अच्छा, कि अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट तो क्या उसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू का प्रभाव पड़ता है, तो जी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है। यानी एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त धन से जो कुल धन के अंदर परिवर्तन आता है, उस चीज को हम मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं, समझे। एक वस्तु को बेचने पर, एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने पर, एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने पर कुल राजस्व में आया परिवर्तन सीमांत राजस्व कहलाता है। कुल राजस्व में परिवर्तन आया परिवर्तन सीमांत राजस्व कहलाता है, सीमांत राजस्व है, ठीक है भाई। तो एक अतिरिक्त वस्तु को जब आप बेचते हैं तो उससे एक परिवर्तन आता है, और वही जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। अब डेफिनेशन के आधार पर हम थोड़ी और बात करें, बट यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी वस्तु की बाकी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स से जाना जाता है। तो फॉर्मूला होता है एमआरएन यानी मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इसके फॉर्मूला है आपका। तो टोटल रेवेन्यू इसकी मार्जिन जो हमने एन वस्तु बेची है, एन वस्तु से एक वस्तु पहले जो बेचा होगा उसमें से अगर हम एन को घटा लेंगे तो मार्जिन में किया जा सकता है। या फिर आप समझिए दो तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, पहला तो है टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस एक टर्म आगे वाले से, अब एक टर्म पीछे वाला घटा रहे हैं तो ये मार्जिनल रेवेन्यू बच जाएगा। विनय रोहन प्रदीप ममता मोनिका दुष्यंत, आपको ये बात समझ में आई, जो बात मैंने आपको बताई है, तो ये बात आपको समझ में आई। सर आप बात कम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बात बराबर कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा कि आप अच्छे से बता रहे हैं तो समझिए। अब बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे लिखेंगे, व्हेन वी सेल another good and the revenue received from that good have the impact on the total revenue, and the impact between the new revenue and the old revenue is called marginal revenue, ठीक है। when we sell the complete goods and the money received is called total revenue, the total revenue is divided by the total goods is called average revenue। इन सब बारे में आपको बताया। तो मार्जिनल रेवेन्यू समझ नहीं आया, बाकी सब कुछ एक एग्जांपल लेता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट की कंडीशन होती है, बोलिए ना ये रेवेन्यू से रिलेटेड कंडीशन होती है, क्वेश्चन एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, ठीक है, एक तो मार्केट जब होता है, जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको पता है क्या होता है, तो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं, वो कंडीशन जिसके अंदर एवरेज रेवेन्यू जितना भी हमारा होगा वो हमेशा ज्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, अगर ऐसा नहीं है तो समस्या है, तो दिक्कत है, ठीक है। कौशिक जी अब मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए वस्तु का कोई अपना कीमत है, ठीक है, तो उससे कुछ राजस्व प्राप्त होगा। मान लीजिए हमारे पास जो वस्तु है, एक वस्तु बेची, 10 वस्तु बेची, ठीक है, 15 वस्तु बेची या 20 वस्तु बेची, ठीक है, ये वस्तु इनकी एक कीमत है, इनकी एक स्पेसिफिक कीमत, ठीक है, इनकी एक स्पेसिफिक कीमत है। मान लीजिए सबकी कीमत 10 रुपए रखते हैं, मान लीजिए हम सबकी कीमत 10 रुपए रख लेते हैं, ठीक है, इसकी कीमत 10 रख लीजिए, इसकी 10 रख लीजिए, इसकी भी 10 रख लीजिए, इसकी भी 10 रख लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कुल रेवेन्यू कितना रिसीव होगा, पहली कंडीशन हमें कुल रेवेन्यू कितना रिसीव होगा, पहली कंडीशन कुल रेवेन्यू हमें कितना रिसीव होगा, समझिए। पहली कंडीशन में कुल रेवेन्यू टीआर हम कितना रिसीव होगा, 10 दूसरी कंडीशन में 100, तीसरी कंडीशन में 15 150, अगली कंडीशन में 200, ये रेवेन्यू रिसीव। तो अब मैंने कहा एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने, एक अतिरिक्त वस्तु को बेचने जो कीमत हमें प्राप्त होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है। तो हमें मान के चला कि भाई ये वस्तु जो है इस तरीके से है, ये वस्तु जो है इस तरीके से कहेंगे आपके 4 कॉलम्स में, ठीक है, 4 कॉलम्स में आती है, पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब और चौथा स्लैब, यानी 4 स्लैब में, ठीक है। तो अगर पहले स्लैब की मैं बात करूं, खाली पहले स्लैब की बात करूं, अगर मैं इस वाली कंडीशन को पहला स्लैब मानूं, तो अगले स्लैब में जाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ अतिरिक्त वस्तु बेची है, तो जिसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा जी सर, इन दोनों का डिफरेंस मार्जिनल रेवेन्यू की अगर बात करूं, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूं, तो पहली कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा क्योंकि इससे पहले वस्तु नहीं बेची, पहली कंडीशन मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा, लेकिन अगली कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। अगले स्लैब में से पीछे वाला स्लैब बताते हैं, ये आ जाएगा, उससे आगे 150 माइनस क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि इस वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म हटा दीजिए, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म हटा दीजिए, 150 में 100 हटा दीजिए, पता चलेगा 200 में से 150 हटा दीजिए, पता चलेगा। उस कंडीशन की है आपको मार्जिनल रेवेन्यू, यानी अतिरिक्त वस्तु को बेचने जो लागत मूल्य प्राप्त करते हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब एक बचेगा सिर्फ एवरेज रेवेन्यू की बात कीजिए, एवरेज रेवेन्यू मतलब टोटल रेवेन्यू, तो
पूरी कंडीशंस की अगर मैं बात करूंगा, पूरी कंडीशंस, ठीक है, मैं मार्जिनल वैल्यू को काउंट करने के लिए था, ठीक है, 11 को मार्जिनल वैल्यू, अब बात करो 3.5 की वस्तु, यानी 20 10 30 10 40 5 45 सॉरी 46 46 वस्तु, टोटल वैल्यू हमें कितना रिसीव हुआ, टोटल वस्तु कितनी 46 हमें आती है, टोटल वैल्यू हमें कितना रिसीव हुआ 100 200 300 400 450 और 460 460, अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना रेवेन्यू आएगा भाई, 10 आएगा ना भाई, कितना आएगा, 10 किलो आएगा। तो दिस इज व्हाट एवरेज रेवेन्यू, हमारी हर वस्तु की कीमत लगभग 10 रुपए है, हमारी हर वस्तु की कीमत लगभग 10 रुपए है, टोटल वस्तु मार्जिनल क्वांटिटी वस्तु काउंट करनी है, ये वस्तु काउंट करनी है यहाँ पे, माहौल समझो। तो ये पूरी कंडीशन आपकी किस में जाती है, ये पूरी कंडीशन रेवेन्यू की केस में जाती है। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग के केस में किस तरीके से वस्तु बनती है, कॉस्टिंग के केस में किस तरीके से वस्तु बनती है, बिल्कुल सेम है, जैसे रेवेन्यू सेम कॉस्ट, कोई भी फर्क नहीं, बस डेफिनेशन में फर्क है, समझाने के लिए दोनों चीजें बिल्कुल सेम टू सेम, समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कॉस्ट की लागत की, कॉस्ट की लागत की बात करें, कॉस्ट की लागत की बात कैसे करें, देखना शुरू कीजिए। कॉस्ट की लागत को हम क्या बोलते हैं, एक वस्तु के उत्पादन में जो भी खर्चा होता है, एक वस्तु के उत्पादन में होने वाला खर्चा, लागत कहलाता है। एक वस्तु के उत्पादन में, एक वस्तु के उत्पादन में होने वाला खर्चा, होने वाला खर्चा, एक वस्तु के उत्पादन में होने वाला खर्चा लागत कहलाता है, लागत कहलाता है, लागत कहलाता है, ठीक है, बढ़िया, लागत यानी द मनी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गुड इज कॉल्ड कॉस्ट। मनी का भी सेम बेस पे टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हिंदी बिल्कुल सेम है, हिंदी बिल्कुल सेम है, टोटल कॉस्ट मतलब कुल लागत, औसत लागत एंड सीमांत लागत, एंड सीमांत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, फर्क है, फर्क है, फर्क है, बात समझो, मैं बहुत ध्यान से बात सुनना, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करो। कुल लागत का मतलब क्या होता है, तो कुल लागत मतलब एक वस्तु के उत्पादन में जो कुल खर्चा होता है, एक वस्तु उत्पादन में कुल खर्चा, उत्पादन में कुल खर्चा, the total expenditure in producing a good, total expenditure in producing a good is the total cost, average cost, कुल उत्पादन, कुल उत्पादन लागत, ठीक है, या फिर कुल लागत लीजिए, उत्पादन लागत लीजिए, कुल लागत, कुल लागत बटे कुल वस्तु, यानी आपने जो लागत खर्च की है किसी न किसी वस्तु पर खर्च की होगा, एक अतिरिक्त वस्तु को उत्पादित करने में, एक अतिरिक्त वस्तु को उत्पादित करने में, एक अतिरिक्त वस्तु को उत्पादित करने में खर्च लागत वह कुल लागत का अंतर, the difference between the cost of a new produced good or the total cost is called marginal cost। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला ठीक है, इसको सी लिखते हैं, इसको कॉस्टिंग लिखते हैं, या तो आप पीसी लिख लीजिए या सी लिख लीजिए, इसको अपन लिखते हैं टीए, सॉरी वो इसे लिखते हैं इस तरीके से, मैंने लिखा है टोटल वैल्यू, ये एआर ठीक है, टीआर एमआर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट पीसी, ये एसी एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग एम, मार्जिनल कॉस्टिंग एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी सर। तो अब जैसे इसी का फॉर्मूला क्या है, सर पीसी बटे टोटल गुड्स, टोटल गुड्स, अब सेम मार्जिनल से फॉर्मूले की बात करूंगा, जैसे एमसी फॉर्मूले की बात, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, सर यहां पे सबसे टीसी माइनस टीसी माइनस सेम बिल्कुल डिटो, पीछे वाला बिल्कुल सेम सेम, कोई फर्क नहीं है दोनों में, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सेम ठीक है। एग्जांपल के एग्जांपल बता दो, एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास वस्तु है, आपकी पिछले बार मैंने वस्तु बहुत ज्यादा ऊंची मान ली थी, इस बार वस्तु किस मान लेते हैं, ठीक है, वस्तु किस मान लेते हैं, पहले वस्तु मान लो हमारे पास एक वस्तु है, उसके बाद दूसरी बना ली, दो तीसरी बना ली, चौथी बना ली, इनकी कीमत फिक्स कर देते हैं, मान लो 10 रुपए की है, तो ये भी 10 रुपए की है, ये भी 10 रुपए की है, और ये भी 10 रुपए की है, टोटल बात करो सर, इसके अंदर टीसी टोटल कॉस्ट है, बट 10 रुपए की वस्तु बनाई तो 10 रुपए का, दो वस्तु बनाई 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, ठीक है, मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं, तो पहले इससे पहले वस्तु बनाई नहीं, तो कितना होगा, 10 होगा, इससे पहले वस्तु बनाई तो कितना होगा, 10 होगा, इससे पहले वस्तु बनाई तो 10 होगा, इससे पहले वस्तु बनाई तो 10 होगा, इस तरीके से आप मार्जिनल कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को आप निकाल सकते हैं, सेम अगर मैं इसका फॉर्मूला यूज करता हूं और इसी को निकालने की कोशिश करता हूं, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 4 3 7 9 10 100 रुपए, 100 टोटल कॉस्ट, 100 प्राप्त करने के लिए हमें कितनी वस्तु 4 3 7 9 10 टोटल कॉस्ट आपके पास, तो यहां से इसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी को तो ये आप इस तरीके से लगाएंगे एवरेज, ठीक है, नहीं सर समझ नहीं सर, इसी तरीके से क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट का इफेक्ट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में या तो आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या इनके फॉर्मूले के बारे में पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजों से आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। आप नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा एक पॉइंट और बताएं, उसको बता देंगे, उसके बाद बैंकिंग के चैप्टर को अभी शुरू करेंगे, ठीक है, एक बार बताइए आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, बराबर, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है, आप एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, एग्जांपल लिखना आवश्यक है, आप लोग एग्जांपल को भी लिखेंगे, बेटर रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों, बढ़िया, कमेंट में कोई इशू चल रहा है शायद, अभी भी ठीक से नहीं चल रहा, एक सेकंड की प्रतीक्षा और एंड देन वी विल स्टार्ट, चलो ठीक है, चलो इसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूएस होंगे हमारे, इस चैप्टर के एमसीक्यूएस मुझे लगता है मुझे आपको कराने चाहिए, तो इस चैप्टर के एमसीक्यूएस आपके कल मैं प्रैक्टिस करूंगा, कल तक आपको पढ़ के आएंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनकी नेचर वगैरह होती है, ठीक है, इनकी नेचर वगैरह होती है, वो आपके समझ पाओगे, नेचर वगैरह समझने के लिए आप एमसीक्यूएस करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से एमसीक्यूएस करेंगे, जैसे आप नेचर को समझाएंगे, ठीक है, चलिए मॉक में बिल्कुल नहीं बनाना, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको कॉस्ट बताया, रेवेन्यू बताया, इसी प्रकार से आपकी यूटिलिटी भी होती है, उपयोगिता भी होती है, वस्तु की आवश्यकता को पूर्ति करके संतुष्टि बनाई रखे, तो आपकी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी एक उपयोगिता भी आपकी होती है, सेम तरीके से होती है यूटिलिटी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूटिलिटी कॉन्सेप्ट हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है, बड़े एग्जाम्स में आता है, जिसके अंदर इन डेप्थ चीजें पूछी जाती हैं, हालांकि इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो यूटिलिटी के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले आपकी टोटल यूटिलिटी आती है, एवरेज यूटिलिटी आती है, मार्जिनल यूटिलिटी आती है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी आती है, ठीक है, कुल उपयोगिता आती है आपकी, ठीक है, औसत उपयोगिता आती है आपकी, औसत उपयोगिता आती है, और आपकी सीमांत उपयोगिता आपको देखने को मिलती है, ठीक है, सीमांत उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है, इन वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करती है, वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करती है, संतुष्टि बनाए रखे, वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करती है, संतुष्टि बनाए रखे, तो वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करे, वस्तु जो आपकी आवश्यकता को पूर्ति करे, आपकी जो भी आवश्यकताएं उनमें संतुष्टि आपको देती है, ठीक है, वह संतुष्टि बनाए रखे, वो कंडीशन आपकी टोटल यूटिलिटी कंडीशन, इनिशियल लेक्चर लिखेंगे, द गुड्स that fulfill your requirements and keep you satisfied, ये वाली जो कंडीशन है, ये टोटल यूटिलिटी कहलाती है, कुल उपयोगिता कहलाती है एवरेज। अब एवरेज यूटिलिटी का डिस्कशन करें, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी संतुष्टि का जरूरी नहीं है कि एक ही चीज बना दे, जैसे मान लो आपको घड़ी में टाइम भी देखना है, ठीक है, आपको टाइम भी देखना है, ठीक है, आपको अलार्म भी लगानी है, आपको गेम भी खेलनी है, आपको टॉर्च भी लगानी है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार आपकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपकी टोटल उपयोगिता कितनी है, टोटल उपयोगिता जो आपकी टोटल उपयोगिता थी उसको हासिल करने में आपने टोटल कितनी वस्तुओं का खर्च किया, कितनी वस्तु का खर्च किया,
ठीक है, यानी टोटल गुड्स कितनी वस्तु टोटल गुड्स आपने कितनी खर्च की है, तो उस चीज से आपकी इनकम क्या आती है, औसत उपयोगिता जितने भी आपके गुड्स खर्च हुए हैं वस्तु वो कंडीशन आपको यहाँ लिखनी होती है, सेम है, तो आपकी कॉन्सेप्ट समझ होंगे। इस सबसे सिंपल डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, एक अतिरिक्त इकाई जो उपयोगिता में परिवर्तन लाए, एक अतिरिक्त इकाई एक अतिरिक्त इकाई जो आपकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन लाए, उपयोगिता में परिवर्तन वो चीज आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आती है। फॉर्मूला वही है भाई, टोटल उपयोगिता टीयू, एवरेज उपयोगिता टीयू एंड मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। कॉन्सेप्ट सेम है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, सेम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। बस ये प्रश्न होगा कि कुछ क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मान लो अगर आपसे मैं पूछूं, मैं सपोज मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अभी दो कंडीशन में आपको बताऊंगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में चली जाए, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्लस में चली जाए तो ऐसी कंडीशन में टीयू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलो एग्जांपल देना पड़ेगा, तब आप समझो। मान के चलिए कि आपके पास टोटल वस्तु कितनी, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, सीपीयू 2023 में सवाल आया, इसलिए चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश आपको करना है। सेम है बिल्कुल भी आपको करना है, एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु है, चार वस्तु या दो वस्तु हो सकता है कि सब बनाएंगे दो भी, माइनस कॉन्सेप्ट वैसे नहीं लिया मैंने, अब ले लेते हैं इसकी कुल जो लागत है वो क्या है, लागत की कंडीशन, तो ये वस्तु 10 रुपए में बनती है, ये जो 10 रुपए में बनती है मासा, ठीक है। बस चलो तो यूनिफॉर्म एग्जांपल ले, जैसे मैं यूनिफॉर्म एग्जांपल ले रहा हूं, यूनिफॉर्म एग्जांपल ले रहा हूं वस्तु का, ठीक है, लेकिन बेटा लागत की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम किस चीज की बात कर रहे हैं, उपयोगिता की बात कर रहे हैं, यूनिट उपयोगिता की उपयोगिता अलग अलग चीजें हैं, उपयोगिता की बात की उपयोगिता। तो मान लीजिए कि आपके पास एक वस्तु है जो आपके इस्तेमाल में आती है और मैं आपके 5 काम कर रही है, टोटल उपयोगिता एक वस्तु की वजह से आपकी मान लो 5 है, ठीक है। अगर दो वस्तु हो जाए तो आपकी टोटल उपयोगिता कितनी हो जाएगी, 10। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु यूनिट है और मान लीजिए ये आपके फूड पैकेट, लेट्स सपोज दिस आर योर फूड पैकेट और इस तरीके से ब्लॉक बनाएंगे एक, ठीक है, ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कौन सा 1 2 3 4 5, ये आपके 5 पैकेट, तो एक फूड पैकेट 5 लोगों के लिए उपयोगिता बना सकता है, दो फूड पैकेट 10 लोगों के लिए, 3 15 के लिए, 4 20 के लिए और 2 फिर 10 के लिए, ये कौन सा चीज। लेकिन मार्जिनल की बात करूं, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करूं, सच्ची पहले तो सेम रहेगा क्योंकि इससे पहले वस्तु ही नहीं है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 10 5 आ जाएगा, पॉजिटिव में आ रहा है 20 माइनस 10, ठीक है, लेकिन यहां से 20 में 15 5 आएगा, लेकिन यहां 10 माइनस 20 10 माइनस 20 माइनस 10, ये कंडीशन 20 में बन सकती है। तो अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशन, सवाल क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था जैसे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो बेटा आंसर सवाल और बताओ क्वेश्चन बोलो, यदि मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता उपयोगिता प्लस में ये धनात्मक होता टोटल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा स्थिर स्थिर, यदि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ा फिर घटा फिर घटा, ये कंडीशन कौन सी सकती है आपको बताना है, ये कंडीशन स्टैंडर्ड देखो बात है अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता को पॉजिटिव में रख रहे हैं, यानी ये चीज पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव कब आती है जब आगे वाला नंबर पीछे वाला नंबर, तो टोटल यूटिलिटी पहली कंडीशन आपकी 5 है, अगली कंडीशन 10 होगी, ऑब्वियसली बात है प्लस हो गया, ये कब हो गया जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी प्लस है, या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए तो टीयू स्थिर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए तो टीयू घटेगा। सेम कंडीशन आपकी पीछे भी फॉलो होती है हर एक केस में, समझ में आई बात, मालिक कुल लागत को राजस्व अगर सीमांत में परिवर्तन होगा तो बाकियों पर भी परिवर्तन होगा मेरे बच्चे, समझे, ठीक है। यहाँ चीजें है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे कहां बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर पर, आगे बात बढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कब बढ़ा जा सकता है जो आप लोग कहेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ जाएगा तब आप लोग कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइए क्या तैयार है अभी, क्या तैयार है, फिर आंसर दिया था बच्चे ने, बढ़ते चलता है फिर घटी दर से ये बढ़ता नहीं बढ़ता, घटी दर से नहीं बढ़ेगा, अगर एमयू माइनस में है तो टीयू घटेगा। अब मान खुद देखो अगर एमयू माइनस में है तो इस कंडीशन में टीयू घटेगा नहीं घटेगा, 20 से 10 नहीं घटेगा, माइनस कंडीशन समझो बात, क्लियर जी। शरद कुमार पाल बोल रहे हैं आगे बढ़ते हैं, अगले अपने बात ठीक, बड़ी यहाँ पे आप हम खड़े हैं सेंटर में, तो यहाँ पे आते हैं ये सब चीजें कंप्लीट कर लेंगे, तो ये यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, अब आने कंप्लीट हो गई, आर्थिक योजना कंप्लीट हो गई, पैसा बाजार कंप्लीट हो गया, एक छोटी सी बजट बचा है, बजट में आप क्या नहीं करा इसके पीछे कि अगर मैं बजट को करता हूं तो बहुत सारे कांसेप्ट आपके समझ से बाहर होंगे, बजट में एक्सप्लेन किया जाता है, उसी के कारण मैं आपको बैंकिंग कराऊंगा, और उसके बाद बजट जैसे एक स्पेसिफिक टॉपिक पर हमारे मैं किसी प्रकार की कोई कमी आपकी नहीं होना चाहता, कोई मैटर नहीं, हेडिंग लिखिए बैंकिंग, बैंकिंग आपका हेडिंग डालना, अब आपकी हेडिंग होनी चाहिए बैंकिंग, बैंक बैंकिंग का तो बैंकिंग लिखूंगा तो लोग हिंदी में लिखते हो आप, बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग होती है देखो धन का संचय करना, एक ऐसा स्थान जहां पर आप धन का संचय कर पाए, वैल्यू के सूत्र बनाए, ठीक है, धन का संचय करना या एक ऐसा स्थान जहां आप धन का संचय कर सकते हैं, एक ऐसा स्थान जहां आप धन का संचय कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, बैंक कहता है, बैंक कहता है, तथा बैंक में धन का लेन देन करना बैंकिंग कहता है, तथा बैंक में धन का लेन देन, तथा बैंक में धन का लेन देन, धन का लेन देन बैंकिंग कहता है, बैंकिंग कहता है, और बैंक में धन का लेन देन करता है बैंकिंग कहता है, क्या है। अब बात को समझिए, माहौल को समझिए, क्लियर करिए कि सर ये बैंकिंग समय जो आज की डेट में हम देखते हैं ये यूरोपियन है, पहले ऐसा प्राचीन भारत में ये काम था, ये अलग शैली में किया जाता था, ये जमींदार साहूकारों के द्वारा प्राचीन भारत में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, लेकिन प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य, प्राचीन भारत में प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य साहूकार जमींदारों के द्वारा किया जाता था। नोट कीजिए द वर्किंग टाइम्स इन इंडिया ऑफ द बैंक इज डन बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी होल्डर्स, ठीक है। प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य, प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य, प्राचीन भारत में बैंकिंग का कार्य जमींदारों जागीरदारों के द्वारा किया जाता था, जमींदारों व जागीरदारों के द्वारा किया जाता था, द्वारा होता था, ठीक है। मनी होल्डर्स लैंड होल्डर्स बोलते हैं इनके द्वारा काम होता है, ये किसान पैसों को इसलिए रीजन मतलब ऐसा क्या है बैंकिंग की आवश्यकता थी, प्राचीन भारत में बैंकिंग की आवश्यकता क्यों थी, ठीक है, या धन संचय मनी स्टोरिंग या आप इसको बोलते हैं बैंक, आवश्यकता क्यों थी इसकी, आवश्यकता क्यों थी बताइए, व्हाट वाज द नीड ऑफ मनी बैंकिंग इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में इसकी जरूरत थी बड़ी, रहने दो ना कोई जरूरत नहीं, अपना पैसा क्यों दे रहे हो उसे, लेकिन किसान पैसों को अपने पास या अपने घर में सुरक्षित नहीं मानते, उसमें लोग पैसों को अपने पास सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, सुरक्षित महसूस नहीं करते नहीं करते थे, उनका मानना था कि अगर पैसे उनके पास रहेंगे तो लुटेरे डकैत डाकू ये पैसा लूट लेंगे, ठीक है, सुरक्षित नहीं मानते, इनका डर किससे था, डर सर डाकू लोगों से डरता, डाकू जितने भी डाकू लोग होते हैं इनसे डरता, डाकू लोगों से डरता, ठीक है, डाकू लोगों के साथ डाकू लोगों के साथ इनको एक जगह और डरता, एक जगह और डरता, इसलिए डाकू के अलावा किससे डरता, डाकू से डर था ही था, इसके अलावा उनको दूसरा जो डर सता रहा था वो किस चीज का था, सर चोर उचक्के बात नहीं है, ठीक है, और घर में एक बार बाढ़ वगैरह आ जाती थी, ठीक है, तो सेफ्टी नहीं थी, लैस सेफ्टी में, इस वजह से धीरे-धीरे जमींदार जागीरदारों का राइज होता है बैंकिंग के रूप में, लेकिन ये सब फेल हो गया, जब ये लोग थे और ये सब कुछ काम ठीक कर रहे थे तो फिर बैंकिंग आज की डेट में बैंकिंग की आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे रीजन है इनका पता धीरे-धीरे होता चला गया, क्योंकि ये अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगने लगे, बेईमानी करने लगे, ब्याज दर ज्यादा लगने लगे, सेफ्टी आप पैसे को अपने पास रख ले रहे हो और पैसे को अपने पास रखने के लिए चार्ज ले रहे हो तो ब्याज दर अधिक हो गई,
ठीक है, पतन का कारण क्या बना, पतन का कारण क्या बना, रीजन ऑफ डिक्लाइन, रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या था, सबसे रीजन ऑफ डिक्लाइन सबसे पहले आप समझिए पतन का कारण क्या था, मेजर कारण है यानी बहुत बड़ा कारण है ना, रण की दर को बढ़ा देगा, रण पर ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज दर बढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जमींदार को बेईमान बेईमान संविधान धीरे धीरे बेईमान होते चले इस वजह से कंडीशन डेवलप है। अगर बात करें तो ये तो अपनी जो प्राचीन बैंकिंग बताई, जब मॉडर्न बैंकिंग के बारे में सोच रही है, मॉडर्न बैंकिंग स्टार्टिंग क्लास में ये मैं आपको एक प्राचीन बात यानी मौर्यन गुप्तास उनके टाइम से चलता है। लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन जो मॉडर्न बैंकिंग है तो सबसे पहले बैंक होता है वो होता है बैंक ऑफ बैंक्स जो इटली में खुला था, सबसे प्राचीन बैंक कहां पे खुला है, मॉडर्न बैंकिंग, आधुनिक बैंकिंग, आधुनिक बैंकिंग। अब मॉडर्न बैंकिंग यानी आधुनिक बैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं, आखिर क्या बात है, बात को समझने का प्रयास करें। देखो सबसे पुराना बैंक है वो बैंक ऑफ इटली जो वेनिस में था, सबसे पहला यूरोपियन शैली में, यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल, यूरोपियन पद्धति में 1157 नाम है बैंक ऑफ इटली, वहां पे वेनिस में, वेनिस वेनिस बहुत खूबसूरत शहर है, मैं कभी घूमा नहीं लेकिन किताबों में देखा काफी फेमस है। वेनिस में मुझे बैंक ऑफ इटली बैंक ऑफ वेनिस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वेनिस जहां पड़ता है इसलिए बैंक ऑफ वेनिस भी कहते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं इसका नाम भी बैंक ऑफ वेनिस है, 1157 में। लेकिन सर अगर हम बात करें आज की डेट में तो सर हम देखते हैं कि ब्रिटिश काफी अधिक बोल रहा है सिर्फ एक बैंक बन के रह गया, मतलब इस समय कोई और बैंक नहीं बना। फिर मतलब बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो ये तीन बैंक आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बार्सिलोना 1400 में बना, बैंक ऑफ बार्सिलोना, बार्सिलोना, बैंक ऑफ जिनेवा 1407 में बना था, बैंक ऑफ जिनेवा ये ईयर बहुत पूछी जाती है, इस ईयर में कौन सा बना, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड तो ज्यादा बात करते हैं 1694 में बना था बैंक ऑफ इंग्लैंड, और जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था उसके बाद से भारत के अंदर भी इसने अपने पैर बसाने की कोशिश करी लेकिन समय लगा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम से एक कंपनी मॉडल नाम है अलेक्जेंडर एंड कंपनी, तो भारत के अंदर अपना पहला बैंक लेकर आती है 1717 में वो अपना भारत में पहला बैंक लेकर आती है। अगर आपसे पूछे भारत में प्रथम बैंक की शुरुआत जो है वो कब हुई थी तो उसके बारे में याद रखना, कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी, याद रखना 1717 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के बाद भारत में पहला बैंक 1770 में खुला गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इनका था भारत में पहला यूरोपीय पद्धति बैंक, और भारत में पहला यूरोपीय पद्धति बैंक, यूरोपियन स्टाइल बैंक, भारत में पहला यूरोपीय पद्धति बैंक, यूरोपियन स्टाइल बैंक फर्स्ट इन इंडिया बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी इन 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता बंगाल, कलकत्ता बंगाल। लेकिन लोगों को इन पर भरोसा नहीं था ब्रिटिश किसी भी तरीके का, इस वजह से ये बहुत जल्दी फेल हो गया और ये अपने जीवन में काफी ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाया। ठीक है, काफी ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाया, काफी जल्दी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मतलब बंद ही कर दिया गया, ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। इसके पीछे नहीं था भाई, चलो तो पता है लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन लोगों ने इस पर भरोसा ही नहीं किया। ठीक है चलिए, ठीक है एक बार तो बैंकिंग से खड़ा तो डबल था। ठीक है हाँ सर आए थे अभी और पूछे थे सेकंड क्लास वाले इसमें मंथली 7 क्लास वाली आपकी। ठीक है सर एक साथ 3 मिनट जाएगी, कोई नहीं 4 करो। आज क्लास नहीं करेंगे और क्लास समाप्त करेंगे आज की, बाकी बच्चों को पूछूंगा वो क्लास में करेंगे कल क्लास। आज की क्लास बहुत शांत माहौल से लेने की कोशिश मैंने की है। ठीक है अच्छा बहुत सारे बच्चों को परेशान नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना चाहते हैं कि अगर शांति से भी आप पढ़ेंगे तो भी सवाल है। ठीक है ठीक है, और जो मैंने बोला था वो विदिन 3 डेज आप स्टार्ट करेंगे, सुबह टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है कितने बजे स्टार्ट करें। ठीक है आप लोगों की पेमेंट जो आपकी पैसे आपको नहीं, आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करना, फ्री लेंगे। ठीक है तो वो विदिन 3 डेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं क्या, देखो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन जल्दी सबसे बात वैलिडिटी के बारे में मैंने बोला था सब वैलिडिटी को कीजिए क्योंकि एग्जाम तो बने तो वैलिडिटी हम लेकर तो उसने कहा भाई करते हैं कुछ। ठीक है तो करेंगे ऐसी बात नहीं बड़ा होता है जब जी प्लान और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका या आप मुझे कैसे अकाउंट आपके भाई। ठीक है तो आप बस चला रहा हूं मेरा है आपके लिए तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है शायद इस बात से कर सकते हैं, कभी शेयर करो अगर आपको लगता है किसी बात में शेयर कर दीजिए। ठीक है मैं बताऊंगा इस प्रकार से आपको रेगुलर करके बात करूंगा ऑनलाइन। ठीक है बाकी सावधानी ये सोच में आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।